अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाले अफ़गानों की वापसी, इसके बारे में अहम इंकशाफात समा टीवी के ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 60% अफ़गान महाजरीन जो तोरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान गए हैं वो चमन के रास्ते वापस पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। और अक्टूबर 2023 से जो अफ़गानिस्तान यहाँ से महाजरीन गए हैं उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान वापस आ चुकी है और बाकियों के भी आने का ख़दशा है। और उन्होंने कहा कि 10 लाख अफ़गान तोरखम बॉर्डर के ज़रिए गए थे, तो जिसमें से तकरीबन 6 लाख आ चुके हैं। और ये जो है काफ़ी ये तशवीशनाक बात है, और उसकी वजह यह है कि चमन बॉर्डर पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है लेटेस्ट जिसके ज़रिए पासपोर्ट से या कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके ज़रिए चेक हो सके ये शख्स वहाँ अफ़गानिस्तान कब वापस गया और कब वापस आ रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि निज़ाम को इम्प्रूव करना चाहिए, वरना सारी एफ़र्ट, सारा पैसा जितना पाकिस्तान ने लगाया अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का, वो दूसरे रास्ते से अगर वापस आ रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान को यहाँ पे दहशतगर्दी के जो चैलेंज का सामना है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो बोझ है, और जिस तरह के अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ मुसलसल इंडिया के साथ जा रही है, तो पाकिस्तान को भी इस पर सोचना पड़ेगा। ये हमारी आज की अहम खबर है और अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे आज की टॉप स्टोरी, दिफाई बजट में इजाफा कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल आजकल पूछा जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर और मेंबर हैं उस सफारती वफ़द के जो पूरी दुनिया में जाएगा पाकिस्तानियों का केस लड़ने के लिए। और इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों का केस दुनिया में कैसे लड़ा जाएगा, और जो इंडिया का वफ़द पहले वहाँ जा चुका है वो वहाँ पे जाके क्या कर रहा है। उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा भारत की नाकामी, मज़ीद जंग का पेश खैमा। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस बात पे बहुत फ़िक्रमंद है और मुसलसल एनालिसिस और आर्टिकल्स अपीयर हो रहे हैं इंटरनेशनल जरीदों में, जिसमें इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मोदी हुकूमत जिस हजीमत का शिकार हुई है पाकिस्तान पर हमला करने के बाद, वो उसका बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर करेगी और ये पाकिस्तान इस खित्ते को जंग की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आकिल शाह जो माहिर हैं अमूर जनूबी एशिया के और एसोसिएट प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आबी जारियत, भारत खतरे से खेल रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल जरीदे ने, डिप्लोमेट ने ये आज एनालिसिस दिया और उसने कहा कि अगर भारत ने ये कर दिया जो उसने इंडस वाटर ट्रीटी को उसने मुअत्तल किया है, तो इसके बाद फिर चीन भी ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है जो 30% ज़रूरियात इंडिया की पूरी करता है पानी की, वो उस पर भी डैम बना के भारत का पानी भी रोक सकता है। क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन का जो इत्तेहाद है, जो इनका फ्यूजन है, लोग कहते हैं कि ये अलायंस नहीं है, यह फ्यूजन हो गया है, और वो फ्यूजन बहुत सारे एरियाज़ में है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। इस फ्यूजन का नतीजा क्या निकलेगा अपने एडिटोरियल में हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। हमें ज्वाइन किया मुसद्दिक मलिक साहब ने, वफाकी वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला, और आप उस सफारती वफ़द के मेंबर भी हैं। और हमने सुना है कि आप शायद जो अमेरिका की तरफ जो वफ़द जाएगा, अगर 2 हिस्सों में गया तो उसकी क़यादत भी आप करेंगे, तो बहुत मुबारकबाद इन एडवांस। मैं आपसे इस आपकी जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं उससे पहले मैं एक बात आपसे इस पे करना चाहता हूँ जो इशू आज है, और इस पे हम कुछ अपने नाज़रीन को बताना भी चाह रहे हैं कि जो दिफाई बजट में इंडिया ने इजाफा कर दिया ऑलरेडी, और अब पाकिस्तान को भी ज़ाहिर करना पड़ेगा, और उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है कि शायद तरक्याती बजट में कमी की जाएगी। लेकिन हमने जो हमारे हुकूमती ज़राए ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक जो 25-26 जो आने वाला साल है उसमें वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए बजट का तखमीना तकरीबन 1000 अरब रुपये लगाया गया है, जो पिछले माली साल के अंदाजे से खर्च से ज़्यादा है। और पिछले माली साल 1.4 ट्रिलियन था, लेकिन उसमें से पहले 9 महीनों में सिर्फ 470 अरब रुपया तरक्याती बजट खर्च हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये 9 महीनों की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, तो एक साल में अगर फ़र्ज़ करें 700-800 भी हो गया, और अगले साल के लिए 1000 अरब रुपया दिया गया, तो वो पिछले साल से ज़्यादा होगा, तो वहाँ से कटौती नहीं होगी। इसी तरह सूबों को भी जो तरक्याती अखराजात के लिए 2000 अरब रुपये के करीब रकम दी जाती है उसमें नहीं होगी। NFC के तहत 2025-26 के लिए सूबों के हिस्सों में कोई कटौती नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत तालीम, सेहत, ज़राअत और गुर्बत जैसे
कई शोबों पर अखराजात कर रही, जो एक्चुअली सूबाई हुकूमतों का एरिया है उस पर भी उनको जिम्मेदारी सूबों को लेनी चाहिए। कौमी बचत और सरमायाकारी बतौर GDP का हिस्सा इन दोनों में इजाफे मुतवक्के है। IMF का तखमीना है कि पाकिस्तान की GDP की शरह इस साल अगले आने वाले साल 2025-26 में 2.6% से बढ़कर 3.6% तक हो जाएगी। और दफाई अखराजात में जो इजाफा किया जाएगा अगले साल में, वो शरह सूद में कमी के बायस भी मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि पॉलिसी रेट 22% से कम होकर इस साल 11% हो गया है, जो मुआशी इस्तेहकाम का मज़हर है। और सूद की मद में बजट का खर्च माली साल 2024-25 में जो 9,800 अरब था, वो कम होकर अगले साल 8,685 अरब रह जाएगा। और अगले साल में टैक्स आमदन का अदब 14,000 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है, जो इस साल 12,300 अरब रुपये से ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक एरिया है रेवेन्यू कलेक्शन का, क्योंकि इस साल हम बहुत पीछे जा रहे हैं। क्या ये इस साल हम टारगेट पूरा कर सकेंगे या नहीं, और अगले साल जितना बड़ा टारगेट है वो कैसे पूरा होगा। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये मिल के जब अगर पाकिस्तान का दफाई बजट बढ़ाया गया तो तरक्याती अखराजात में कमी किए बगैर ये मुमकिन हो सकेगा। ये हमें ज़राए ने बताया, लेकिन इस पर हम मुसद्दम मलिक साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये एक बात हो रही है कि हमें दफाई बजट बढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ेगी, जो इंडिया के डिज़ाइंस हैं इस वक्त, और जिसमें आप ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी जा रहे हैं। IMF हमें ये कह रहा है कि डू मोर। तो इस डू मोर के दौरान हम ये बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की भी हो, मईशत भी तरक्की करे, और हमारा दिफा का निज़ाम जो है वो भी कमज़ोर ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, बिकॉज़ आपने देखा कि इससे पहले जब भी कोई झड़प हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो आपने देखा बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो किस तरफ जाके खड़ी हुई। इस मरतबा आपके सामने है, इस मरतबा भी झड़प हुई, इस मरतबा भी दहशत गर्दी के इल्ज़ाम थे। हर वो चीज़ जो पहले हो चुकी है वो दोबारा हुई, और जंग भी हुई। मगर इस सब के बावजूद तकरीबन तमाम दुनिया, जिसमें वेस्टर्न ममालिक भी शामिल हैं, 9 मरतबा तो मेरे ख़्याल में जब से जंग हुई है तब से सीज़ फायर से लेकर आज तक 9 मरतबा तो अमरीकी सदर ये कह चुके हैं कि मैंने इंटरवीन किया, मैंने एक बहुत बड़े मामले को रोका। और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है बहुत अच्छी लीडरशिप है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक पुरअमन हम लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो यूरोप से उठीं, जो अमेरिका से उठीं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर उठीं, जिस तरह तुर्किया ने हमारा साथ दिया, जिस तरह अज़रबैजान ने हमारा साथ दिया, जिस तरह मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक बिलखसूस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जिस तरह हमारा साथ दिया, जिस तरह ईरान ने इंटरवीन किया, तो इससे हमारी जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है वो आपके सामने आ जाती है। तो मैं पूरी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं बिलखसूस वज़ीर आज़म और हमारे जो डेप्यूटी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? डिप्लोमेटिक फ़तह की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। कि डिप्लोमेटिक सतह पे आपने कामयाबियाँ जो गिनवाई हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मईशत को भी आगे ले जाना है, और ख़ास तौर पे गल्फ़ ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की जो प्रॉब्लम हैं और इंडियंस के लिए नहीं हैं। तो वो जो कामयाबी हमें हुई है, और हमें इतलात मिल रही है कि अरब ममालिक अब बहुत खुश हैं पाकिस्तान से, अपबीट है, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगाया बूस्ट करने का पाकिस्तान के हक़ में, तो वो ट्रांसलेट होगा किसी मटीरियल गेन में भी पाकिस्तान के लिए। मटीरियल गेन से मेरी मुराद इमदाद नहीं है, मईशत में हमारे साथ तावन, इन्वेस्टमेंट, वीज़ों में नरमी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप ये तो मानिए कि वो चीज़ें जो पहले खिफ़त का बायस बनती रही हैं, इस नई लीडरशिप में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बरहक नहीं है। तमाम ममालिक इस बात पे कायल हो गए कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट भी शो किया है और जंग भी जीती है, और जंग उस वक्त जीती है जब उस पर हमला किया गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के अलावा जो दूसरी बड़ी कामयाबी हमें मिली है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में हमारे मामलात पूरी दुनिया के साथ बेहतर होंगे, सिर्फ मशरिक़ वस्ता के साथ तो पहले ही बहुत बेहतर हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह और बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि एक दुनिया के ऊपर एक स्मोक एंड मिरर का कारखाना चलाया गया था।
यानी एक मिथ बना दी गई थी कि इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, और सिर्फ माशी ताकत नहीं है, इंडिया इतनी बड़ी कुव्वत है, मिलिट्री कुव्वत है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अभी तो कन्वेंशनल वॉरफेयर ही हुई है, और उस कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बात पूरी दुनिया के ऊपर आ गई सामने, और साबित हो गया कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि शिकस्त फाश दे सकता है भारत को। इसकी वजह से जो रियल पॉलिटिक होती है, यानी जिसको हम ताकत की सियासत कहते हैं, उस ताकत की सियासत का बैलेंस जो है वो बिल्कुल बदल गया है, और पूरी दुनिया में ये बात अननोटिस्ड नहीं गई, ना ये बात अननोटिस्ड जाएगी। तो ऑब्वियसली जो रियल पॉलिटिक है, यानी ताकत की जो बैनुल अक़वामी सियासत है, उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो बदल गया है और ताकत का तवाज़न बदल गया है। तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे और उसको लेवरेज करेंगे, और चाहे वो वीज़ों के मामलात हैं या मसाइल हैं, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, या पाकिस्तानी कंपनियों का बैनुल अक़वामी सतह पे जाके मल्टीनेशनल कारखाने या मल्टीनेशनल कारोबार बनाने का तरीक़ाकार है, उस सब पे ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका असर होगा। तो इंशाअल्लाह जैसा कि आप कह रहे हैं, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि अभी तो हमने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सबकत हासिल की है, लेकिन अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक सबकत में इवेंचुअली। और जैसे लोग आज से साल भर 2 साल पहले नहीं मानते थे कि पाकिस्तान बड़ी ताकत है, आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान मईशत में भी इसी तरह ज़ेर कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जंग में फ़तह के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो एक नई सतह पे आ गया है, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे बच्चियां जो कॉलेजों स्कूलों से निकल रहे हैं, आपने अभी देखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ बात लंबी हो गई, आपने सवाल एक इमोशनल सा पूछ दिया, आप जब मर्ज़ी मुझे काट दीजिएगा जैसे आपकी ख्वाहिश। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी भारत चलाता है। यानी जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भारत का नाम आता है, जब आप IT की बात करते हैं तो भारत का नाम आता है। लेकिन इस वक्त जब सैटेलाइट जैम हुई तो वो भारत की हुई, पाकिस्तान की नहीं हुई। इस वक्त जब रडार बस्ट हुए तो भारत के हुए, पाकिस्तान के नहीं हुए। इस वक्त जब S-400 जो है वो पैरालाइज हुआ तो भारत का हुआ, हमारा नहीं हुआ। इस दफ़ा जब जहाज़ों के रडार जैम हो गए तो वो राफेल थे, वो J-10 नहीं थे या JF थंडर नहीं थे। तो उससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत जो है वो आपके सामने आ गई है। अब ये टेक्नोलॉजिकल महारत जो जंगी मैदान में हमने शो की है, आपके ख्याल में ये कमर्शियल मैदान में या कारोबार के मैदान में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी? तो इससे जो कॉन्फिडेंस हमारे वही बच्चे बच्चियां जिन्होंने ये वॉर गेम टेक्नोलॉजी की खेली है, इसी तरह हम इंशाल्लाह अब इसको इकोनॉमिक सबकत के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है। हमारी डिस्कशन कुछ और थी, कहीं और जा रही है, लेकिन उस पर आते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, मैं एग्री करता हूँ, आप जज्बाती हुए हैं, लेकिन मैं एक गैर जज्बाती सवाल पूछना चाहता हूँ कि मिलिटरीली तो हमने प्रूफ कर दी अपनी स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी कह लें आप, इंटेलिजेंस कह लें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह हमने उसका कॉम्बो किया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, और हमारे यंगस्टर्स ने किया, मैं उनमें से कुछ से मिल चुका हूँ उस कंट्रोल रूम में जाके भी, तो वाकई हार्टनिंग है और हार्ट वार्मिंग है ये। इसको हम ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रहे कमर्शियल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, कि हमारा दुनिया में ऐसे ही नाम हो जैसे इंडियंस जो हैं वो अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के वो CEO और हेड बन चुके हैं, और उसी बुनियाद पे वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि इंडियन बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। लेकिन हमने मिलिट्री लेवल पे तो उनको शिकस्त दे दी, इकोनॉमिक और कमर्शियल उस पर कब हम इस पोजीशन में आएंगे? क्यों नहीं हम इसको ट्रांसलेट कर पा रहे इकोनॉमिकली? देखिए, बात यह है कि आज से 3 साल पहले कोई दुनिया का मुल्क था या कोई फ़र्द था वो ये जिसके गुमान में ये बात थी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली शिकस्त दे देगा भारत को? बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब हम मैदान में पहुंचे तो हमने अपनी सबकत शो कर दी। अब बात यह है कि वो पायलट टेस्ट हो चुका है। हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे कि किसी आने वाले वक्त में हमें सबकत होगी टेक्नोलॉजी में, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमने सबकत आपके सामने साबित कर दी है, चाहे वो कमर्शियल सिक्योरिटी के अवामिल से हो, कमर्शियल
तो अब जब इसको ट्रांसलेट, इस पायलट को जिसमें आप सबूत और शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं, तो अब कितना मुश्किल होगा अगर हम जाके कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आप हमारी कंपनियों के साथ काम करें। यानी जिस कंपनी ने इस मरतबा हमारी साइबर सिक्योरिटी की है और भारत की ब्रीच की है, अगर वो बैनुल अक़वामी सतह पे जाके कहती है कि हम आपकी साइबर सिक्योरिटी करते हैं, तो आपके ख्याल में हमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। ठीक है। और ऐसे बेशुमार आइडिया हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो हुई है सैटेलाइट्स के अंदर जरिए, जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है, इंशाल्लाह अगले फेज़ में ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हमने दुनिया पे विजिबल की हैं, एक इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन करेंगे, दो जो हमने इस वक्त सबकत हासिल की है इस पे हम बस यहीं नहीं रुकेंगे, अब इंशाल्लाह हम बढ़ते चले जाएंगे। और जिस तरह डारपा नेट ने एक पूरा रेवोल्यूशन, यानी डारपा नेट पहला इंटरनेट है जो फौजी इंटरनेट था अमेरिका का, जिसके नतीजे में इंटरनेट वजूद में आया। तो जिस तरह डारपा नेट से इंटरनेट निकला, उसी तरह इंशाल्लाह इन टेक्नोलॉजीज से हम पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी सतह पे नई टेक्नोलॉजीज को कमर्शलाइज करेंगे। चले, अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं ऐसे ही हो और जल्द हो। और हम देखें, ये बताइएगा कि शशि थरूर गए हैं इंडियन वफ्द को, वो भी एक को क़यादत कर रहे हैं, और वो जाके बात करें 9/11 की और उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की। उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया, और एक हमारा वफ्द भी जाना है, बल्कि दो जाने जो मुझे पता चला है। एक को बिलावल भुट्टो हेड करेंगे, दूसरे को शायद आप करेंगे हेड। तो मैं आपको एक तो शशि थरूर का मैंने बताया, एक और है आज़ाद इंडियन सियासतदान। ये हकीकत से नज़रें चुरा रही है इंडिया। वो कह रहे हैं हमें तो सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है, रोज़ाना अटैक होते हैं वहाँ पे तो इंडिया में। तो अब हम इस तरह के आर्गूमेंट्स की क्या जवाब देंगे हम जब हम जाएंगे तो, और कब जाएंगे? देखिए इनकी तो आप जी देखिए, पहली बात तो ये कि तो वज़ीर आज़म फ़ैसला करेंगे कि एक वफ़द जाता है या दो वफ़द जाते हैं। जैसे वज़ीर आज़म फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप ज़रा इनकी बात को दोबारा चलाइएगा मेरी बात के बाद। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो उनकी स्टेटमेंट में ही है। यानी दुनिया के अंदर एक नई डॉक्ट्रिन सामने आ रही है जिसको आप कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंसिव, जिसको आप कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। यानी आप क्या कह रहे हैं, और यही पैगाम हम लेकर जाएंगे कि सुनिए इनकी बात। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मुझे शक पड़े कि आने वाले वक्त में कभी भी आप हम पे हमला कर सकते हैं, तो बग़ैर किसी सबूत के मैं आप पे हमला कर दूंगा। वो और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे शक हो कि मेरी सरजमीन पे मेरी ऑपरेशन की वजह से जो मैं अपनी माइनॉरिटीज़ की कर रहा हूँ, कोई आवाज़ उठे, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई अफसोसनाक वाक़या हो, और मुझे सिर्फ शक हो कि इसका ताल्लुक़ किसी और मुल्क से है, तो मैं उस पर हमला कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या? ये तो बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है ना, कि जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों की बस पे हमला हुआ, हम उन पे हमला कर दें। जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हम उन पे हमला कर दें, तो पूरी दुनिया तो बिल्कुल एक गैर अमन की जगह बन जाएगी। ये तो जंगी माहौल बन यही हमारा मुकदमा है कि जो काम इजराइल कर रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करो, क्या पूरी दुनिया में अब यही डॉक्ट्रिन होगी? क्या किसी भी मुल्क को अगर किसी और मुल्क के ऊपर कोई शक पड़ेगा तो बगैर किसी सबूत के वो उस पर हमला कर देगा? क्या ये दुनिया अब डॉग ईट डॉग की दुनिया बन जाएगी? क्या दुनिया में जीत जो है वो फास्टेस्ट गन की होगी? और अगर फास्टेस्ट गन की जीत होगी तो ये तो हमने साबित कर दिया कि वी आर अ फास्ट गन। तो हम इस फास्ट गन के प्रूफ के बावजूद कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे दुश्मन के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप गरीब लोग गिनना शुरू करें तो 1.6 बिलियन लोग जो भारत में रहते हैं, वहाँ भी तो आधे से ज़्यादा गरीब हैं भाई। इतनी तो पाकिस्तान की आबादी नहीं है जितने गरीब लोग भारत में रहते हैं। उनका भी तो हक है रोटी पे, उनका भी हक है तरक्की पे, हमारे बच्चों का भी हक है तरक्की पे। तो ये जो आप जंग, जो फास्टेस्ट गन का डॉक्ट्रिन, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का डॉक्ट्रिन सामने ला रहे हैं, आप सोचें इसका नतीजा क्या होगा। और इस वक्त हम ताकत और कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, बिकॉज वी वर द फास्टर गन। हमने सबकत भी हासिल की और उनको शिकस्त भी दी। इसके बावजूद आप देखें हमारी सोच कि हम ये कह रहे हैं कि ये दुनिया, नई दुनिया जो आप बनाने चले हैं,
ये दोबारा से जंग अजीम की तरफ लेकर जाएगी या उस तरह की किसी तबाही की तरफ लेकर जाएगी? ये अच्छा नहीं है। दूसरी जो बात वो कर रहे हैं, अभी मैंने दूसरी बात आपकी नहीं सुनी, जो एक और शायद आप क्लिप चलाएं, लेकिन आप सोचें इस बात को कि जंगों की आड़ में, यानी राफेल उड़ा के 6 साल की बच्ची शहीद करनी है आपने, यानी उस बच्ची का आपके राफेल या आपके वो जो भी मिसाइल विज़ाइल हैं उनसे क्या मुकाबला? तो जंग की आड़ में जो सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे की तदफीन हमने की, 6 साल की बच्ची की तदफीन हमने की, अपनी शहीद हुई मसाजिद हमने दिखाई, अपने पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दिखाया। आप जंग की आड़ में इतने बहादुर हैं कि जहाज़ों के ज़रिए, राफेल के ज़रिए आप बच्चियों को शहीद कर रहे हैं। तो ये बात जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने की, ये बात भी इजराइल से इंस्पायर्ड है। आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। आप रोज़ बहुत शुक्रिया BBC और CNN पे तस्वीर हमसे देख बात रहे करने हैं। का। हमने जो बात शुरू की थी प्रोग्राम के शुरू में, हमारी टॉप स्टोरी में, इंडिया का दफाई बजट तकरीबन $86 बिलियन है और पाकिस्तान का दफाई बजट $7.5 बिलियन। और इस पाक भारत जंग जो अभी हुई है उसके बाद अपना इंडियन दफाई बजट 10% बढ़ा दिए, जो पाकिस्तान के कुल दफाई बजट से भी ज़्यादा सिर्फ बढ़ाया जो है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के हुकाम जो इस बात का दावा करें कि तरक्याती बजट को मुतासर किए बगैर, बाकी मामलात को मुतासर किए बगैर पाकिस्तान के दफाई बजट में मुनासिब इजाफा होगा और वो ज़रूरी भी है। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, भारत की नाकामी मज़ीद जंग का पेशखमा हो सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके बारे में क्या बात कर रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू, भारत की नाकामी मज़ीद जंग का पेशखमा। पूरी दुनिया में एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो इस जंग में शिकस्त हुई है उसके बाद मोदी की हुकूमत, जिसके भी 4 साल बाकी हैं, वो इसको कैसे हज़म कर पाएगी और अगले 4 साल तो बहुत लंबा अरसा है, कुछ अरसे बाद क्या पाकिस्तान इंडिया में मज़ीद जंग के खदशात हैं, और अगर इस खत्ते में ये क्या, या फिर इस खत्ते में न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि जब भी कोई वाक़या होगा दहशत गर्दी का तो दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुँच जाएंगे। हमें ज्वाइन किया है आकिल शाह साहब ने, माहिर हैं अमूर बराए जनूबी एशिया और एसोसिएट प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में। आकिल शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफसर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है फॉरेन अफेयर्स में, द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड, अभी तो हम इस जंग के माहौल से नहीं निकले, आपने लिख दिया है द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्लीज फेलियर टू डिटर इस्लामाबाद विल फ्यूल फ्यूचर वायलेंस। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये ख़तरा हकीकी है और सिर्फ आप ही ने इस पर रोशनी नहीं डाली, और लोग भी, और न्यूज़पेपर्स भी, और जरीदे भी इस पर बात कर रहे हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान और इंडिया दोनों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस खित्ते में ज़ाहिर है इकोनॉमिकली हम सबसे पीछे दुनिया में रह गए हैं, आगे बढ़ने के लिए, अमन की तरफ जाने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में जो आपने अपने आर्टिकल में मीडिया का जिक्र किया है, इंडियन मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा नफरत और जहर भरा है अपने लोगों में, उसकी वजह से वहाँ की हुकूमत भी दबाव में है। कैसे निकल सकती है वहाँ की हुकूमत दबाव में और एक स्टेट्समैन की तरह, एक पुरअमन हुकूमत की तरह आगे बढ़े, लीड करे अमन को? जी अफसर, देखें, दोनों ममालिक जो हैं उनके पास एटमी हथियार हैं, तो एटमी हथियार जिन ममालिक के पास होते हैं उनके दरमियान जंग जो है वो आपको पता है कि वो एक कैटास्ट्रॉफिक स्केल पे जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ ये मुझे लगता है रियलाइजेशन नहीं है कि ये ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान जंग अफोर्ड कर सकता है। और ख़ित्ते में जो अमन है उसमें मसला ये है कि जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, वो तभी मदाखलत करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये मामला जो है ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ये शायद न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो जाए। उसके अलावा उनके लिए जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए कोई ऐसा प्रेसिंग इंटरेस्ट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का। लिहाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हुकूमतें हैं ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हर चंद साल बाद जो है हम फिर दहाने पे पहुंच जाते हैं जंग के, और ख़तरा यही रहता है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग और बढ़ती है और एस्केलेशन होती है तो दोनों मुल्क जो हैं वो उसकी जो तबाही होगी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे।
ठीक है। अच्छा, आपने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र किया, तो इंडिया डिनायल में क्यों है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, 9 बार वो जिक्र कर चुके हैं कि मैंने सीज जी फायर करवाई, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से बचाया। इंडिया डिनायल में क्यों है कि नहीं नहीं अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया? पहले तो वो नहीं ऐसे कह रहे थे, जी अब उनका नैरेटिव बदल गया, इसकी वजह क्या है? इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि जो कश्मीर का मसला है या जो हमारे पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात हैं वो बायलैटरल इशू है। लिहाजा उनके लिए डिप्लोमेटिकली ये एक्सेप्ट करना कि ये अमेरिका ने आके दोनों को सीज फायर करवाया, वो उनके लिए डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वो ये बार बार कह रहे हैं कि जी अमेरिका का तो कोई रोल नहीं था, मगर सब जो एविडेंस है वो तो यही दिखाता है कि मार्को रूबियो और जेडी वैंस और जो सारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ही सीज फायर हुआ है। तो ये इंडिया डिनाई तो करता है, वो उनकी आई थिंक मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक और सियासी मजबूरी है। वो ठीक है, लेकिन उससे खित्ते को जो खतरात हैं, आपके ख्याल में स्ट्रांग लीडरशिप जो होती है, जो अपनी कौम के साथ सिंसियर होती है, वो इस तरह की सिर्फ शॉर्ट टर्म गेंस के लिए इतनी लॉन्ग टर्म लॉसेस को क्यों वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे सोचते हैं। मोदी और जो बीजेपी की हुकूमत है उनकी सारी सियासत जो है वो आपको मालूम है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को उजागर करते हैं, और अपनी जो इलेक्शन में उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो उससे पाकिस्तान के साथ जितनी टेंशन होती है उससे उनको फ़ायदा पहुंचता है। और मेरे ख्याल से ये जो सारा ठीक है। 7 मई को अटैक भी किया, वो उन्हें पता था कि इससे कुछ होगा नहीं सिवाय जो डोमेस्टिक प्रेशर है उन पे, कि जो कश्मीर में हमला हुआ, जो अटैक हुआ टेररिस्ट, उसका बदला लेना चाहिए। तो उस सिंबॉलिक और डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया वो। अच्छा, ये आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया किसी वक्त भी ये दोबारा आगाज़ कर, पॉज है जंग में, किसी वक्त दोबारा हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। जो पाकिस्तान अपने वफूद बाहर भेज रहा है कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वहाँ पाकिस्तान को ये मामला उठाना चाहिए कि इंडिया दोबारा हमला कर सकता है, और किस जी तरह उठाना इंडिया की चाहिए? जो नई पॉलिसी है वो ये है कि वो बगैर एट्रीब्यूशन या बगैर एविडेंस प्रोवाइड किए पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल और सियासी प्रेशर भी है। मसला ये है कि चूंकि यहाँ इस खत्ते में पहले भी जंगें हो चुकी हैं और एटॉमिक वेपन्स भी मौजूद हैं, डर ये है बेसिकली कि अगर कोई और दहशतगर्द हमला होता है इंडिया में, तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, जो आजकल जैसे आपने बताया सोशल मीडिया पे भी जो एक जंग की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेइंग फॉर ब्लड, वो वहाँ की मीडिया ने और जो सियासी नैरेटिव है उसने इतना उसको आगे कर दिया है कि अब वो जो आवाम जो वहाँ खासकर जो मोदी बीजेपी की जो सपोर्ट बेस है वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है उसका कोई आप ऐसा हल कर दें कि मतलब जैसे आपको याद है मीडिया में जो उन्होंने कराची को भी फतह कर लिया था और इस्लामाबाद में भी पहुंच गए थे, तो वो मीडिया की जो जिंगोइज्म है, जो झूठ, जो डिस इन्फॉर्मेशन है, उसने काफ़ी डैमेज किया है। और इस वजह से मेरा तो यही ख्याल है कि इंडिया शायद पाकिस्तान को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाना चाहता है कि अगर कोई भी हमला हुआ इंडिया में, पहले तो ये था ना कि वो कहते थे हम एविडेंस देंगे या कोई एट्रीब्यूशन होगी। जी उन्होंने जी। ये फैसला कर लिया कि रेट्रीब्यूशन होगी, एट्रीब्यूशन हो ना हो, एविडेंस हो ना हो। तो ये उनकी नई वो जो न्यू नॉर्मल जिसे ठीक। कह रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक और रिस्की अच्छा, पॉलिसी है। ये हाँ, खतरनाक और रिस्की पॉलिसी, और इसराइल ऐसा करता रहा है, लेकिन ये तो लग रहा है कि इसराइल से भी ज़्यादा आगे इंडिया इस खतरनाक रास्ते पे चल पड़ा है। क्या कौन सी चीज़ ड्राइव कर रही है इंडिया को? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो कोई ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को कहीं से नहीं मिली सिवाय इसराइल के। तो जी फिर इंडिया इसको सस्टेन कर सकेगा, इतनी खतरनाक पॉलिसी को और इतनी अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी को? जी जो बीजेपी की सियासत है, मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो ये है कि जी मेरी 56 इंच की छाती है और मैं जो है वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट थी पाकिस्तान में, मुंबई हमले के बाद कुछ नहीं हुआ। मैं चूंकि बीजेपी की जो सियासत है वो लिंक्ड है बड़े क्लोजली मिलिट्री पावर के साथ, और ठीक। वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है एक लीडिंग मिलिट्री पावर है। तो उनकी जो अंदरूनी सियासत है उसमें मोदी और बीजेपी ने ये एक वो कर दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान। ठीक। लेकिन उनको शायद ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक और भयानक सा एक
फ्यूचर होगा पाकिस्तान और इंडिया का, अगर यही यही दोबारा होता रहा, यही क्राइसिस दोबारा होते रहे। ठीक ठीक। आखिर में शाह साहब ये बता दीजिएगा कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, आपने वर्ल्ड बैंक के लिए भी आप काम कर चुके हैं। अगर इस इशू पे वर्ल्ड बैंक को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज है, क्योंकि जो मुआहदा है उसमें अबेयंस या सस्पेंशन, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लीगल उसकी बेसिस नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है बेसिकली साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक एक वो है कि हम आपका पानी रोक सकते हैं, इससे आपको वो प्रेशर डाल रहे हैं इन इफेक्ट। तो चूंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रोकर्ड मुआहदा है, इसमें तो बगैर वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के यकतरफा तौर पे कोई इतने वो इक़दामात नहीं ले सकते जितना वो क्लेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकिल शाह साहब हमसे, माहिर जनूबी एशिया अमूर के और एसोसिएट प्रोफेसर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन से हमारे साथ थे। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल आबी जारहियत, भारत खतरे से खेल रहा है, किस तरह इस रीजन को खतरा होगा, बताते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल आबी जारहियत, भारत खतरे से खेल रहा है। और आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने कहा है कि भारत अपनी इस जारियत का खुद शिकार हो सकता है। किस तरह कि अगर भारत ने जिस तरह जो प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके, चीन भी अगर उसने भी दरियाए ब्रह्मपुत्रा को रोक लिया डैम बना के, जो कि उसके इलाके में से गुजर के फिर इंडिया में आता है, तो फिर इंडिया क्या करेगा? और यह दरिया भारत को तकरीबन 30% ताज़ा पानी फराहम करता है और भारत की 44% पन बिजली वो ब्रह्मपुत्रा के पानी से बनती है। और चाइना ने हाल ही में ब्रह्मपुत्रा पर अपने सबसे बड़े डैम बनाने का ऐलान किया है। और भारतीय सियासतदानों और तजज़ियाकारों में चीन के इस इकदाम से बेचैनी में इजाफा हुआ होगा। बेचैनी में इजाफा जब आप खुद ये कर रहे हैं तो आपके साथ भी तो ये होगा। और जब ये बार बार आपके अपने एनालिस्ट ये बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब अलायंस नहीं है बल्कि फ्यूजन है और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, हर तरह का इकोनॉमिक, डिफेंस और दूसरे भी जितने मामला हैं। इसलिए अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश करेगा तो चीन इंडिया का पानी बंद करने की ज़रूर कार्रवाई करेगा। और इसके साथ साथ चीन मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े में सरहद के पार, इंडिया की सरहद के पार वाटर बम छोड़ने के काबिल हो जाएगा। और किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी भी भारत ने हाल ही में रोका। फिर उसके बाद दरिया झेलम में अचानक पानी छोड़ा, फिर कम कर दिया। कई दरिया चिनाब में भी इंडिया ने यही किया। तो कई बार जंगी हथियार के तौर पर भारत पानी को इस्तेमाल कर चुका है। 5 मई की रात दरिया चिनाब में पानी की आमद सिर्फ 3100 क्यूसेक थी, 6 मई को बढ़कर 26,400 क्यूसेक हो गई। तो आलमी मीडिया के मुताबिक अगर भारत ने ये जारी रखी तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो भारत पर हमला करेगा। और क्योंकि ये आबी जारियत पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और इसका कशीदगी में इस इजाफे को रोकने का वाहिद हल आलमी सालसी है, उस पर दोनों ममालिक को डिपेंड करना चाहिए, ख़ास तौर पर इंडिया को। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।